हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत है। और हम कुछ जो टॉपिक लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, राष्ट्रपति से संबंधित जो टॉपिक, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने लास्ट क्लास देख ली होगी और नहीं देखा है तो आप देख लीजिए जाके। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं ऐसे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और सीक्वेंस बाय क्लास कैसे क्या है। तो आइए आगे की बात करते हैं। तो आज हम राष्ट्रपति से संबंधित जो शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और जो है कूटनीतिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां ऐसी हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं, जब लास्ट क्लास में हमने राष्ट्रपति से संबंधित जो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया था, उसमें एक चीज़ था क्वेश्चन कि यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से अगर रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव का पद है वो कितने समय के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए। तो इसमें कितना है, 6 माह की समय सीमा होती है। 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का पद जो है पद को भर लिया जाना चाहिए। और उस दौरान राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक के रूप में कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, नहीं वाइस प्रेसिडेंट काम करता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है। और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है या नहीं है तो कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश ही अनुपस्थित हैं तो कौन करेगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वो कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। तो इतनी बात याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, मृत्यु या निष्कासन या अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद का चुनाव भरने कितने समय के अंदर भर लिया जाना चाहिए? 6 माह के अंदर, ऐसा प्रावधान किया गया है। और उस समय उस दौरान जो है कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं कौन? कार्यवाहक। कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। या अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, नहीं है, या फिर उनका पद खाली है तो कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश करेंगे, यानी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, सीजेआई है, वो करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो कौन करेगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे। तो इस तरीके से, और जिस समय ये कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं राष्ट्रपति के पद पर, उस समय इनकी जो शक्तियां हैं, जो कर्तव्य हैं, वो एज अ कैसे होती है? वो राष्ट्रपति के रूप में होती है। विशेषाधिकार उसी समय, सारे वेतन भत्ते जो राष्ट्रपति को मिलते हैं, उसी प्रकार से इन लोगों को भी राष्ट्रपति के रूप में उनके जो अधिकार है वो प्राप्त होंगे, उनके कर्तव्य वैसे होंगे, शक्तियां वैसे ही होंगी। इसको बात को याद रखना है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बाकी चीजें आप लास्ट क्लास में जाके देख सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है विस्तार से, और अच्छे से आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। अब आगे देखिए कि देखिए एक बार ऐसा, हाँ एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि जैसे लास्ट एक बार अभी तक जो है, एक बार ऐसा हुआ है कि जब हमने कल बात की थी कि 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। 2 ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति होते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय एक ऐसा दौर आया था कि जो पद है, यानी जो राष्ट्रपति का पद है, उस समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ना होने की वजह से या जो भी है, उसमें कौन से मुख्य न्यायाधीश जो थे उस समय, हिदायतुल्लाह, उन्होंने जो है कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था उन्होंने। उनके अलावा अभी तक दोबारा ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बार ऐसा है, हिदायतुल्लाह, ठीक है, जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था। और वो लास्ट टाइम 24 जुलाई, कब किया था ये? 24 जुलाई 1969 से लेके 14 अगस्त 24 अगस्त 1969 में, ये उस समय का समय है जिस समय
मुख्य न्यायाधीश जो है हिदायतुल्ला, उनका नाम क्या है? हिदायतुल्ला। ये नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट बन सकता है। हिदायतुल्ला, जस्टिस हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 में 24 अगस्त 1969 तक मुख्य न्यायाधीश जो थे। उस समय जब उपराष्ट्रपति का निधन हो गया था, तो उस समय जो है उन्होंने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का होता है और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो जो भी प्रशासन संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। जो भी शासन संबंधी जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति संबंधी राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं। पॉइंट नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। ऐसे फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, या फिर जैसे आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए, पीसीएस के लिए भी, ये यूजीसी जो बच्चे दे रहे हैं, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस से, तो उनके लिए सबके लिए बेनिफिट है। और बाकी वनडे एग्जाम्स हैं उनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टॉपिक को समझ लेंगे तो इससे ये रहेगा कि जो हम नेक्स्ट जो हम राज्य से संबंधित जब विधायिका पढ़ेंगे, तो जो यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित जो शासन संबंधी जो कार्य हैं या फिर जो भी पावर है, शक्तियां हैं, वो हम राज्यपाल से संबंधित देखेंगे। तो जब हम राष्ट्रपति को अच्छे से समझ लेंगे तो राज्यपाल को भी अच्छे से समझने में बहुत आसानी हो जाएगी और हम दोनों को रिलेट करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये होता है, कोई चीज़ को फैक्ट को हम अच्छे से जानते हैं कि रट नहीं सकते, लेकिन हम उनको रिलेट करके दूसरे से अच्छे से याद कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर हम राष्ट्रपति को अच्छे से समझ लेते हैं तो राज्यपाल जब विधायिका हम पढ़ेंगे राज्य की, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से यही फायदा करेगा। तो आई होप ये चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम होते हैं। फिर दूसरा है, केंद्र सरकार के लिए नियम बना सकता है राष्ट्रपति, यानी कार्य को सहज रूप से करने के लिए, ताकि मंत्रियों में सही रूप से वितरित किया जाए और काम को सही सुचारू रूप से किया जाए। इसके लिए राष्ट्रपति जो है नियम बना सकता है। दूसरा पॉइंट याद रखिए। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि नियुक्ति से संबंधित, ठीक है, नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्री की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। फिर कैग यानी महालेखा परीक्षक जो होते हैं, वित्तीय लेखा जो देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में आगे आएगा, विस्तृत बात करते हैं। कैग यानी इनकी नियुक्ति करते हैं, इसका अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। फिर यूपीएससी यानी जो लोक सेवा संघ आयोग होता है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। फिर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के जो चेयरमैन है या अन्य जो आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे इन सबों को डिटेल से पढ़ा जाएगा, पर अभी बस उनको समझते चलिए कि कौन सी कार्यकारी शक्तियां हैं, इसमें कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर है, वो कौन कौन से आती है, बस उसको ध्यान करते चलिए। तो चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ये सारी जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। फिर पीएम से, देखिए, प्रधानमंत्री से जो प्रशासनिक कार्य हैं या कोई विधायकों के जो विधेयक हैं, उनके जो प्रस्ताव हैं, उनसे संबंधित जो है जानकारी मांग सकता है। यानी जो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री से, ये जब आगे पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 78 में ऐसा बोला गया है कि राष्ट्रपति का जो उनकी एक अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री से प्रशासनिक कार्य और विधायकों से संबंधित जो प्रस्ताव हैं उनकी जानकारी मांग सकता है। यानी और यहाँ पे प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो ऐसी जानकारी प्रशासनिक या विधेयक से संबंधित वो जानकारी राष्ट्रपति को प्रदान करे। तो ये बात याद रखना है।
अब इसी में देखिए फिर अधिकारकारी शक्तियां चल रहा है, देखिए। और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आयोग की नियुक्ति करता है, ठीक है। ओबीएसटी यानी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति, अंतरराज्यीय परिषद का जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 263 में इसका वर्णन किया गया है। यानी राज्यों या केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग के लिए, यानी सहयोग यानी मतलब कि अगर कोई विवाद है, कोई संबंधित राज्य और केंद्र सरकार के बीच में या दो राज्यों के बीच में, तो उसको समाधान के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका उल्लेख 263 में किया गया है। ये क्वेश्चन काफी बार थीसिस में भी पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अंतरराज्यीय पूछा जा सकता है कि अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है, तो ऑप्शन वहां पे प्रधानमंत्री भी दिया जा सकता है, राष्ट्रपति दिया सकता है या और भी कोई दिया जा सकता है। ऐसा कंफ्यूज करने के लिए देता भी है, तो क्या रखना है कि अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर यूटीज का जो सीधा प्रशासन, अब देखिए जितनी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पे वहां के लिए प्रशासक की नियुक्ति किया जाता है, उपराज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति जो है यहाँ पे सीधा मतलब सीधा तरीके से वो शासन करता है, सीधा उसका कॉन्टेक्ट होता है। तो इस तरीके से वहां के लिए शासन, वहां के लिए नियम भी बना सकता है, वहां के लिए शासन के लिए नियम बना सकता है। इस तरीके सारे जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के अंडर में ही होती है। फिर किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र को, ये कैसे क्षेत्र यानी ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पे जनजाति की बहुलता है, यानी जहाँ पे जनजाति आबादी ज्यादा रह रही हो और आर्थिक रूप से पिछड़ा हो और सघन हो, मतलब उसका आकार निश्चित हो, जिस तरीके से मान लीजिए कोई जिला हो सकता है या कोई तालुका जिसको ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनजाति की बहुलता हो, वहाँ आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हो, तो उस क्षेत्र को राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेकर, जिस राज्य में ऐसा है उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर मशवरा कर कर जो है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या घोषित भी कर सकता है या उसको मतलब समाप्त भी कर सकता है। तो इसको अनुसूची यानी पांचवी जो अनुसूची है हमारी, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत जो है किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो है वहाँ के जो प्रशासनिक जो सुविधा यानी जो प्रशासनिक विकास होता है उस पर सरकार और राज्य दोनों मिल करके जो है उसका एक फोकस बन जाता है, उसके लिए कार्य करते हैं, योजनाएं वहाँ के लिए स्पेशली लाते हैं और जो है डेवलप करने के लिए काफी प्रयास किए जाते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा, पांचवी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। इसको फिर आगे से डिटेल पढ़ेंगे। अब देखिए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 76 में किया गया है। और इसके वेतन भी कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि प्रधान जो महान्यायवादी है कि किसके प्रसाद क्या होता है, अगर हम बात करें, ठीक है, प्रसाद ये होता है, ठीक है। प्रसाद मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति ही इसे हटा सकता है, मतलब किसी भी समय उसको परमिशन किसी से लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो पाता है उसको हटाना है तो हटा सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रसाद। अगर यहाँ बात करें प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री भी क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं, किसके अंतर्गत, तो वो क्या है, राष्ट्रपति के अंतर्गत होंगे, ठीक है। यानी राष्ट्रपति किसी भी समय इनकी नियुक्ति कर सकते हैं और किसी भी समय इनको हटा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रसाद पर्यंत, ठीक है। जब तक वो चाहेंगे, राष्ट्रपति की मतलब मर्जी के हिसाब से इसे बोल सकते हैं अगर सिंपल भाषा में। तो महान्यायवादी जो है प्रसाद पर्यंत हो जाता है किससे, राष्ट्रपति के अधीन, और इसकी नियुक्ति और वेतन दोनों निर्धारित करता है कौन, राष्ट्रपति। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारी कार्यकारी शक्तियां थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विधायी शक्तियां। इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं आप अच्छे से, और इनको ज्यादा डिटेल से विस्तृत नहीं, ऐसा अगर आप समझ जाएंगे तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब बात करते हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या है, तो देखिए जब संसद की बैठक बुला सकते हैं, राष्ट्रपति क्या संसद की बैठक को किसी भी समय बुला सकता है, और स्थगन मतलब कि जो सदन जो चल रहा है लोकसभा या राज्यसभा, तो
उस समय जो है स्थगन कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति। विघटित यानी कोई भी सदन है तो उसको विघटित भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो विधायी शक्तियां पढ़ रहे हैं। देखिए एक बात समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का भाग होता है। नहीं, संसद का मतलब कि संसद कितने भागों से मिलकर बनी है? 3 भागों से, मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का भाग होता है। अब देखिए संसद की बैठक को बुला सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, बुलाता है। संसद की बैठक को बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। स्थगन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विघटन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन को भी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। किन किन कंडीशन में बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि जो है जो साधारण बिल होते हैं, अगर वो अगर किसी विवाद हो जाता है, अगर वो लोकसभा राज्यसभा में सहमति से पारित नहीं हो पाते हैं और वो 6 मंथ से ज्यादा समय हो गया है, विवाद मतलब लटका हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। अभी तक जो है जब से हमारे 1950 के बाद से, जब से संविधान लागू हुआ है, 3 बार ऐसा किया जा चुका है। तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो बस इतना याद रखिए कि विघटन, स्थगन और संयुक्त अधिवेशन। तो देखिए स्थगन होता है इसमें कुछ समय के लिए, जब वो लोकसभा या राज्यसभा जो सदन चल रहा है, जो सत्र चल रहा है, उसके बीच में अनिश्चित समय के लिए, कुछ समय के लिए जो है उसको मतलब रोक देना, स्थगन कर देना। और विघटित क्या होता है, मतलब कि अगर पहला सत्र, ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला सत्र, कोई सत्र है अगर समाप्त हो रहा है, सत्र को समाप्त करना, सत्रावसान बोलते हैं, उसको सत्रावसान बोलते हैं। तो यानी सत्रावसान को, सत्र को मतलब विघटित करना तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जब कोई सत्र पूरा हो जाता है, इस तरीके से। तो ऐसे याद रखिए। फिर चुनाव के बाद देखिए, जब कोई आम चुनाव होता है, यानी लोकसभा या विधानसभा का जब कोई आम चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो है चुनाव के बाद राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन किया जाता है, या फिर प्रत्येक सत्र के प्रथम अधिवेशन, जब कोई सत्र जब प्रथम सत्र चलना शुरू होता है तो पहले जो है संबोधन किया जाता है किसके? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सब विधायी, यानी जब विधायी ऐसे रिलेट कर लीजिए, विधायी मतलब कि सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित जब किसी विधेयक की बात करें, जहाँ पे संसद की बात करने लगते हैं हम, जब सदन की बात करते हैं तो वहां पे जितने भी सारे आ जाएंगे वो विधायी शक्तियों में आ जाता है। तो प्रथम सत्र के प्रत्येक सत्र के प्रथम अधिवेशन में संबोधन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक चुनाव के, यानी प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन किया जाता है। फिर संसद के संदेश भेजना। देखिए संसद को संदेश भी, राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो संसद को कोई भी संदेश भेज सकता है। कब? जब कोई विधेयक लंबित हो, यानी विधेयक लंबित के मामले में राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। और फिर देखिए एक पॉइंट है, बहुत पूछा भी जाता है बहुत ज्यादा, साहित्य यानी जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कौन? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेटेड किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, एक विधायी शक्तियां हैं इसकी। फिर चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद के सदस्यों को निर्हरता मतलब कि उनकी अयोग्यता को, मतलब अयोग्यता के बारे में निर्णय किया जा सकता है। किसके? राष्ट्रपति के सलाह से। चुनाव आयोग से परामर्श कर, यानी राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता, निर्हरता के बारे में डिसीजन ले सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी जो विधेयक होते हैं उसमें राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लिया जा सकता है। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड जो फंड है भारत के, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? 266। इसी में जो है आगे आते हैं पब्लिक अकाउंट, यानी और आकस्मिक निधि यानी कंटीजेंसी जो फंड है, या पब्लिक अकाउंट, लोक निधि, तो इसमें आते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में पढ़ते रहिए और धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
तो इसका जो है इसमें राष्ट्रपति की संचित निधि से जो खर्च संबंधी विधेयक है वो बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से उसको जो है नहीं खर्च किया जा सकता है, इसको याद रखना है। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन करना, अगर कोई ऐसा राज्य है उसकी सीमा में परिवर्तन करना है तो या कोई नया राज्य का निर्माण करना है तो इसके पहले किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है, तभी जो है राज्यों की सीमा परिवर्तन से संबंधित विधेयक या जो नए राज्य का निर्माण है उनका पारित हो पाएगा, ऐसी चीज। अब देखिए अगला है यूटीज में, यानी यूटी जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें शांति, सुशासन और विकास से संबंधित जो नियम है वो राष्ट्रपति बना सकते हैं, राष्ट्रपति को बनाने का अधिकार होता है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसी में एक चीज और, देखिए पहले अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है पहले लोकसभा में एक एंग्लो यानी दो एंग्लो भारत यानी क्या बोलेंगे एंग्लो भारतीय एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो यानी लोकसभा में, कहा लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2019 में ऐसा संशोधन किया गया जिसमें जो 331 अनुच्छेद के तहत जो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को जो नियुक्त किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इसका वर्णन था पहले 331 में, लेकिन अगर हम इसी की बात करेंगे जब विधायिका की बात करते हैं विधानसभा में तो वहां पे अनुच्छेद 333 था जो राज्यपाल के द्वारा जो है एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी। ठीक है, इतनी बात याद रखना है, जो अब समाप्त कर दिया गया है, तो ये विधायी शक्तियां थी इसी में। अब देखिए अनुच्छेद 111 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई विधेयक यानी कोई जब बिल बनता है, जब लोकसभा या राज्यसभा में जब पारित किया जाता है तो वो तब तक बिल रहता है जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के साइन ना हो जाए। तो अनुच्छेद 111 कहता है कि जब किसी विधेयक पर यानी कोई बिल होता है, जब उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो उस दिन से वो जो है नियम कानून बन जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ और भी शक्तियां हैं। एक तो देखो विधेयक को अगर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए साइन के लिए भेजा जाता है जब, तो वो उसके पास तीन तरीके के मतलब के अधिकार होते हैं। कैसे कि एक तो वो साइन कर सकता है विधेयक पर, दूसरा वो उसे वापस लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए, या वो अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तीन तरीके की पावर होती है, मतलब या तो स्वीकृति करे या फिर सुरक्षित रख ले अपने पास, मतलब कि उस पर कोई एक्शन ना ले, और दूसरा पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे। तो ये तीन तरीके के मतलब कि राष्ट्रपति इस तरीके से अधिकार हैं। लेकिन अगर इसी विधेयक को राज्यसभा या लोकसभा पुनः फिर पास कर दे, ठीक है, और फिर दोबारा जो इसके पास जाता है तो उसे ये साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है, उस कंडीशन में साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर पुनः इसी विधेयक को संशोधन करके या बिना संशोधन के लिए पारित कर दिया जाता है सदन के द्वारा, तो फिर राष्ट्रपति को साइन करना मतलब बाध्य होता है। ये बात याद रखनी है। और जैसे धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक आप जान रहे होंगे कि धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के पारित ही नहीं, यानी वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही वो सदन में लाया जाता है। और ये कहाँ पारित होता है, ये हमेशा लोकसभा में ही धन विधेयक से संबंधित जो शक्तियां हैं वो लोकसभा के पास है, यानी राज्यसभा के पास मामले में शक्तियां नहीं है, तो इसको याद रखना है। और फिर देखिए राज्य विधायिका से संबंधित कोई विधेयक है, मान लीजिए किसी राज्य में राज्य विधायिका से संबंधित कोई विधेयक है और राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए जो है अपने पास सुरक्षित रखता है। मतलब कि अगर कोई ऐसा विधेयक है जिसपे कोई विवाद है तो उसको राज्यपाल अपने पास सुरक्षित रख सकता है। किसके पुनर्विचार के लिए, वो राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, संशोधन के लिए, उसकी स्वीकृति के लिए।
तो ये भी इसी में आता है। और तो इस पे क्या होता है, राष्ट्रपति जो है शक्ति उसको उस पे मतलब स्वीकृति दे सकता है और उसको अपने पास सुरक्षित भी रख सकता है या जो है उस पे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन इस मामले में क्या है, अगर दोबारा यही बिल पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो दोबारा जो है राष्ट्रपति, जैसे कि यहाँ पे बाध्य होता है अगर हम संसद सदन की बात करें, लेकिन विधायिका से संबंधित जो विधेयक होता है वहां पे जो है राष्ट्रपति जो है वो बाध्य नहीं होता है। यानी दोबारा दोबारा अगर बिल को पारित करके भेजा जाए राष्ट्रपति के पास, तब भी वो बाध्य नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस यहाँ पे बस इतनी बात याद रख लीजिए और इसको जितना समझेंगे उतना हम राज्य की जो व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, उसको हम अच्छे समझ सकते हैं। राज्य का मतलब कि विधानसभाओं से संबंधित या राज्यपाल से संबंधित। तो आगे बात करेंगे अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जो है कौन लाया, किसके द्वारा लाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा लाया जा सकता है। किस कंडीशन में लाया जाता है तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि जब दोनों यानी जो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन जब जो कार्य नहीं कर रही हो प्रेजेंट टाइम में, जो कोई भी एक सदन जो विकृत हो गई हो, अगर ये सदन कार्य कर रहा हो तो उस कंडीशन में जो है अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, ऐसे कोई कानून बनाने लाना बहुत जरूरी है देश की व्यवस्था के लिए, शासन के लिए या सुरक्षा के लिए, तो उस समय जो है राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। और ये अध्यादेश जो लाता है वो जब संसद की पुनः बैठक होती है, जब संसद की पुनः बैठक होती है तो उस बैठक में 6 हफ्तों के अंदर उसका अनुमोदन जरूरी होता है, आवश्यक होता है। फिर से सुनिए कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है, जब संसद की पुनः बैठक वापस होती है, जब दोनों सदन चलना शुरू होते हैं एक साथ, जब आ जाते हैं दोनों ही पुनः संसद की बैठक शुरू होती है, तो उस समय जो है 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश का अनुमोदन होना जरूरी होता है। हालांकि इस अध्यादेश को राष्ट्रपति किसी भी समय उसका वापस भी ले सकता है, किसी भी समय, ये चीज याद रखनी है। कैग यानी महालेखा परीक्षक या यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या अन्य जो रिपोर्ट्स हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, कैग से संबंधित जो रिपोर्ट है, यूपीएससी से संबंधित जो रिपोर्ट्स होती हैं या वित्त आयोग से संबंधित रिपोर्ट्स हैं, वो संसद के समक्ष किसके द्वारा रखी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा रखी जाती हैं। तो ये विधायी कार्य में आई होप अच्छे से समझ में आया होगा और इनको नोट भी कर लीजिएगा, पॉइंट्स जो पॉइंट है। फिर इनको एक बार हम ओवरऑल जो है रिमाइंड करते हैं, फटाफट जो है रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में भी हम आगे की जो शक्तियां हैं वो आगे के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि अच्छी से चीजें समझ सकें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां में सभी शासन संबंधी जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम होते हैं। केंद्र सरकार के लिए यानी केंद्र सरकार के लिए आसानी, कार्य को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियम बनाया जा सकता है। नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, कैग की यानी कैग के चेयरमैन की नियुक्ति, यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति और अन्य मेंबर्स की नियुक्ति, या सीईसी मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो यानी मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, अन्य जो चुनाव आयुक्त है उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति और उनके जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनकी भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री से प्रशासनिक या विधेयक संबंधित जो जानकारी है वो राष्ट्रपति मांग सकता है। एसटी एससी ओबीसी के लिए जो आयोग की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी राज्यों के मध्य या केंद्र या राज्यों के मध्य सहयोग के लिए यानी शांति स्थापित करने के लिए उसकी नियुक्ति कर सकते हैं, अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति। यूटीज के सीधा प्रशासन जो है राष्ट्रपति के अधीन होता है, प्रशासक को नियुक्त करते हैं, उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, अनुसूची 5 अनुसूची के अंतर्गत आता है। महान्यायवादी की नियुक्ति या वेतन को निर्धारित करता है, यानी महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और वेतन को निर्धारित भी राष्ट्रपति के द्वारा करता है। महान्यायवादी का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत रहता है, या प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों की जो पद है वो भी जो है राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत रहते हैं। इतनी बात रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। फिर बात करेंगे विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में संसद की बैठक को बुलाना, राष्ट्रपति बुलाता है, स्थगन, विघटन और जो है संयुक्त अधिवेशन सब राष्ट्रपति बुलाया जाती है।
राष्ट्रपति जो है चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन मतलब वो देते हैं, संबोधन देते हैं, या पहला जब सत्र होता है तो प्रथम सत्र में अधिवेशन में भी प्रथम अधिवेशन में वो संबोधन देते हैं। फिर संसद को संदेश भेजना, कोई अगर लंबित विधेयक है तो उसे संसद को संदेश भेजा जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित 12 मेंबर्स को सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद के जो सदस्य थे उनकी निर्भरता योग्यता के बारे में डिसीजन करता है कौन, राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि से जो खर्च संबंधित जो विधेयक जो डिसीजन है वो राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं। राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्य का निर्माण करना है तो उसमें स्वीकृति किसकी जरूरत होती है, राष्ट्रपति की जरूरत होती है। यूटीज में शांति सुशासन या विकास के लिए संबंधित जो नियम है वो राष्ट्रपति बनाते हैं। अनुच्छेद 331 में जिसमें पहले लोकसभा में 2 इंग्लो इंडियन जो है नियुक्त किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अब उनको खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन, तो इसको खत्म कर, बस इतना याद रखना है कि इसको खत्म कर दिया गया है 19 में। और देखिए विधेयक, जो भी विधेयक होते हैं जब लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाते हैं तो उनको राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, यानी राष्ट्रपति जब स्वीकृति दे देता है तो उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो इसमें 3 तरीके की शक्तियां होती हैं, या तो विधेयक पे साइन करे, या तो फिर वो अपने पास सुरक्षित रख ले, या फिर वो पुनर्विचार के लिए वापस सदन में भेज दे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यही विधेयक दोबारा जो है सदन के द्वारा पारित करके या संशोधन करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है साइन के लिए, तो उस समय जो है राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। ठीक है, अन्य विधेयक शक्तियां देखिए, धन विधेयक संबंधी तो पता होगा, धन विधेयक जो कोई धन विधेयक आता है तो उसके पहले स्वीकृति राष्ट्रपति की जरूरी होती है, और धन विधेयक हमेशा जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्य विधायिका से संबंधित कोई विधेयक है तो राज्यपाल के द्वारा जो है किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वो सुरक्षित रख सकता है, यानी राष्ट्रपति के पास राज्यपाल जो है वो भेज सकता है, तो उस कंडीशन में वो स्वीकृति भी दे सकता है, पुनर्विचार करने के लिए वापस भी भेज सकता है, या अपने पास सुरक्षित भी रख सकता है। सेम वही पावर होती है, बस एक थोड़ा डिफरेंट ये होता है कि अगर दोबारा वो पारित करके राज्य विधायिका से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है स्वीकृति के लिए तो वो बाध्य नहीं होता है साइन करने के लिए, बस इतना रखना है। अध्यादेश लाने की, अध्यादेश 123 अनुच्छेद में अध्यादेश किसके द्वारा लाया जाता है, लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और जो अध्यादेश होता है, यानी जब कोई एक सदन नहीं चल रहा होता है तो उस कंडीशन में अगर बहुत जरूरी होता है शांति व्यवस्था शासन से संबंधित कोई ऐसा कानून लाना, तो इस कंडीशन में लाया जाता है। और इसको जो है जब कोई संसद की पुनः जब बैठक होती है तो उसमें 6 सप्ताह के अंदर इसको अनुमोदित करना जरूरी होता है, और इस अध्यादेश को राष्ट्रपति किसी भी समय वापस भी ले सकता है, कोई जरूरी नहीं है। कैग और यूपीएससी और वित्त आयोग या अन्य कोई आयोग से संबंधित कोई रिपोर्ट होती है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। आज वो कितना क्लियर हो गया होगा। फिर आगे की जो पावर है वो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। गुड नाइट।